والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيम वबल्लगना रसूलुहुन्नबियुल करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। बादशाह निहायत पाक, सलामती देने वाला, अमन बख्शने वाला, हिफाजत फरमाने वाला, बहुत इज़्ज़त वाला, बेहद अज़मत वाला, अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला। अल्लाह इन मुशरिकों के शिर्क से पाक है। वही अल्लाह फरमाने वाला, को सूरत देने वाला नाम, और उसी की पाकी बोलता है जो आसमानों और ज़मीन में है, और वही इज़्ज़त व हिकमत वाला है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता वजबत लकन नुबुव्वतु क़ाल व आदमु बैनर रूहि वल जसदी। रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, फरमाते हैं लोगों ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए नबूवत कब साबित हुई? फरमाया जबकि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए, दिल तड़प उठा है दरबार में जाने के लिए। आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए। मुझे गुनाहगारों खताकार को महशर में अदीब होंगे मौजूद, वो दामन में छुपाने के लिए। होंगे मौजूद वो दामन में छुपाने के लिए। आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए। आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए।
Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Mr. Sher Ali Arbab is requested for grant of relief from 22nd to 24th April. Is leave granted? Granted. Muhammad Arshad Sahi is requested for grant of leave from Sayyid Ali Ayaz Ali Shah Shirazi has requested for grant of leave for 24th April. Is leave granted? Granted. Sophia Said Shah is requested for grant of leave for 25th, 29th and 30th April. Is leave granted? Granted. Azimuddin Zahid Saab is requested for grant of leave for 26th April. Is leave granted? Granted. Muhammad Muqaddad Ali Khan Saab is requested for grant of leave for 26th April. Is leave granted? Granted. Muhammad Ahmed Chattha Saab is requested for grant of leave for 26th April. Is leave granted? Granted. Nazir Ahmed Bhagio Saab is requested for grant of leave for 29th April. Is leave granted? Granted. Riaz Khan Fatiana Saab is requested for grant of leave for 29th April. Is leave granted? Granted. Haji Imtiaz Ahmed Chaudhry is requested for grant of leave for 29th April. Is leave granted? Granted. Muhammad Moin Amir Pirzada has requested for grant of leave for 29th April. Is leave granted? Granted. Raja Khurram Shahzad Nawaz Sahab is requested for grant of leave from 26th April to 3rd May. Is leave granted? Granted. Mr. Zulfikar Ali Sahab is requested for grant of leave for 26th April. Is leave granted? Granted. Muhammad Idris Sahab is requested for grant of leave for 25th and 26th April. Is leave granted. Jamshed Ahmed Sahab is requested for grant of leave for 25th April. Is leave granted? Granted. Ji, calling attention item number 2. Jamal Shah Sahab, move. जी, एक सेकंड. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से कौन साहब गैलरी में तशरीफ रखते हैं? आपका क्या डेजिग्नेशन है? ज़रा पूछें इनसे, ज़रा पूछ के बताएं. जी, डायरेक्टर साहब, आपकी तो गलती नहीं है. हमने सेक्रेटरी को एग्जाम्प्ट किया हुआ है, एडिशनल सेक्रेटरी को एग्जाम्प्ट किया, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक हमने एग्जाम्प्ट नहीं किया. सो व्हाई इज योर जॉइंट सेक्रेटरी नॉट हियर? और जवाब कौन देगा? आप मेहरबानी करके तशरीफ ले जाएं. 5 मिनट का वक्त है कि यहाँ आके जवाब देने के लिए जिसने भी जवाब देना है वो आप जाके दे. एंड जॉइंट सेक्रेटरी मिनिमम शुड बी हेयर. अगर आप चाहेंगे तो हम फिर इसको इंक्रीज कर देंगे एडिशनल सेक्रेटरी साहब पे, अगर आप लोग इतने अनइंटरेस्टेड हैं. जी, रफ़ीउल्लाह साहब. रफ़ीउल्लाह साहब का बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब. जनाब स्पीकर साहब, मैं एक तो बेहद मशकूर हूँ आपका कि आपने इस हाउस को एक डिसिप्लिन की तरफ लेके जा रहे हैं. जो टाइम पे इजलास शुरू हो रहा है, मैं दिल की गहराई से आपको इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा अमल है. और इससे एक तो हमारे मेंबरान की भी सीरियसनेस का अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन वो लोग हैं जो इस हाउस में प्रॉपरली अवामी इश्यूज़ के ऊपर, जिस तरह जमाल शाह साहब ने ये आज कॉलिंग अटेंशन दिया, बल्कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जमाल शाह साहब से मैं यही बात कहने वाला था कि 1-2 और भी साथियों को साथ में उनकी भी राय ले लेते तो ज़्यादा अच्छा होता. सर, कल भी हमने चेयर ने ये पाबंद किया था कि गवर्नमेंट को कि यहाँ मिनिस्टर साहिबान तो आएँ. सर, कल भी नहीं वही हुआ. आपकी डायरेक्शन के बाद फिर 1-2 मिनिस्टर साहब आए. आज का भी यही रूटीन है कि फिर दोबारा कोई मौजूद नहीं है. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इस हवाले से स्ट्रिक्टली कहें कि इस हाउस ही की वजह से
पार्लियामेंट ही की वजह से इस मुल्क में जो गवर्नमेंट वजूद में आई है, इन मेंबरान ही की वजह से आई है। और हम आज फिर जाएंगे अपने हलकों में, हफ्ते इतवार को हम फिर लोगों में बैठेंगे और हमें यही इशू है कि बिजली नहीं है, गैस नहीं है। अच्छा, गैस का एक चीज़ समझ आती है कि ज़खायर या नहीं है मुल्क में, लेकिन फिर ओवर बिलिंग फिर कराची के अंदर तो सर मेरे हलके में आप यूसी मुजफ्फराबाद, यूसी केटल कॉलोनी, यूसी शेरपाव, यूसी मुस्लिमाबाद, तमाम का ये हाल है। मुझे अगर आप इजाज़त दें सर, मैं एक बात करके तो फिर आप लोग शुरू कर दीजिएगा। एक तो मैंने सब सेक्रेटरीज़ को लेटर लिखा दिए हैं कि हम टाइम पे शुरू किया करेंगे, हम डिले नहीं करेंगे, चाहे इसलिए कि जो मेंबरान तशरीफ़ ले आते हैं उनका क्या कसूर है। और जब हम टाइम पे करेंगे, टाइम पे ख़त्म होगा, आपने और एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, आप सारे दिन को प्लान कर सकेंगे। दूसरा, हमने सारे डिविजन्स को भी लेटर लिख दिए हैं कि टाइम पे होगा और नो लेस देन अ जॉइंट सेक्रेटरी विल कम एंड सिट हियर इन केस मिनिस्टर को कोई इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो उनको यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। तो ये तो मैंने लिख के भेजा है, मगर मैं अब यही रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ चीफ विप साहब किधर हैं? डॉक्टर तारिक साहब, फतियाना साहब आप तशरीफ़ रखें। चीफ जी, डॉक्टर तारिक साहब, चीफ विप साहब, आप भी 17 मिनट लेट हैं। और ये काइंडली गेट द मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम हेयर, और उनके एक डायरेक्टर साहब तशरीफ़ रखते थे जिनको मैंने कहा है कि उनके यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। हम कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी को इजाज़त। डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं? डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं? आप 17 मिनट लेट हैं, एक तो मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा, टाइम पे शुरू करेंगे। तीसरा, पेट्रोलियम मिनिस्टर और कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स का यहाँ होना ज़रूरी था, उनका एजेंडा था। मुझे अभी ये मिला है कि जी डेफर कर दें, रिक्वेस्ट कॉलिंग अटेंशन नोटिस टू बी डेफर्ड, ये पेट्रोलियम का। दे आर नॉट गोइंग टू टेल मी हाउ टू रन द हाउस, ये हमने रन करना है और आप लोगों ने करना है। और डॉक्टर साहब, आप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में भी फ़ोन करें और मिनिस्टर साहब से कहें तशरीफ़ लाएं। अगर मिनिस्टर साहब नहीं थे तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो और किसी को आगे बात करनी चाहिए। तो हम तब तक पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेते हैं। अब ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब भी हैं और पेट्रोलियम, तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके आप तशरीफ़ रखें। जमाल साहब, आप करके मुझे हमें बताएं। जी रफ़ीउल्लाह साहब कंप्लीट कर लें, फिर मैं फतियाना साहब से पहले। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मुझे ये कोई दो राय नहीं है कि आप कस्टोडियन हैं हमारे और हाउस के, और यही रिवायात और ये ट्रेडिशन रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर तरीके से अपने लोगों के लिए। जनाब स्पीकर साहब, इस हाउस में हमने एक बिल पास करवाया था, दोनों हाउसेस से पास हुआ था, सेम जिस तरह अभी आपने एक एग्जांपल दिया कि जो मेंबरान आते हैं उनका क्या कसूर है कि वो सफ़र करें। इसी तरीके से सर जो मेरा बिल था उसका मतन कुछ इस तरह था कि जो लोग, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो चाहे कोई भी पावर सप्लाई के हो, उनको बिल देते हैं, उनको क्या सज़ा मिलती है कि वो पूरे इलाके की पीएमटी या पूरे इलाके के एरिया की लाइट बंद कर देते हैं, जो कि एक फंडामेंटल राइट भी, आप एक इंसानी हकूक़ के उस पर भी आते हैं कि आप एक हकूक़ उसके सर्व कर रहे हैं। तो इस हवाले से बिल हमने इस हाउस में लेके आए, वो दोनों हाउसेस से बिल पास भी हुआ। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है सर कि वो बिल जो है अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ है। वो जिससे पूछते हैं वो बोलते हैं यार वो उससे मिनिस्ट्री को प्रॉब्लम है, उसको फलां को प्रॉब्लम है। सर अगर वो बिल, अगर हम मेंबरान की इस बिजनेस की उकत ये है कि हम बिल पास भी करें और उसके बाद वो बिल फिर मिले ना, उस बिल को आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ना भेजें, उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस प्रेसिडेंट के पास ना भेजें, तो फिर किस काम के हैं इस हाउस में ये बिजनेस और ये बिल पास करना। बिल का टाइटल क्या है सर? टाइटल ये था कि पावर सप्लाई के हवाले से था, जो गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये पीएमटी हाईजैक कर लेते थे या फीडर बंद कर देते थे, बिकॉज के लॉसेस ज्यादा हैं।
अब उसमें हमने बिल ये दिया था सर कि अगर मैं बिल दे रहा हूं, अगर मेरा पड़ोसी बिल दे रहा है, तो एक अगर बिल नहीं दे रहा उसकी वजह से हम सब सफर क्यों करें? आप जो शख्स बिल नहीं दे रहा उसके खिलाफ एक्शन करें, जो केसी का या वापडा का चोर हो या मकरूज हो उसके खिलाफ एक्शन हो, ना कि एरिया के खिलाफ, पूरे इलाके के खिलाफ एक्शन होता है। उसमें हर मोहल्ले में सर मरीज, हर इलाके में लोग इस तरह के ज़ईफ लोग होते हैं जो कि इसका हम पता कर लेते हैं, बिल को लोकेट करते हैं। आपके पास अगर फर्दर इंफॉर्मेशन है हमें वो दे दीजिए। सर मैं आपके ऑफिस में दे देता हूं, दोबारा मैं 1-2 दफा दे चुका हूं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मियां गौस साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी मैं देता हूं आपको। स्पीकर साहब, मैंने जुमा वाले दिन पंजाब के काश्तकारों और गंदम के सिलसिले में यहाँ बात की थी, तो डिप्टी स्पीकर साहब ने कल फरमाया था कि आप राना तनवीर साहब के पास मीटिंग है असम्बली में, तो 11 वहाँ आप टाइम पे पहुँच जाइए। 11 बजे टाइम अनाउंस आज किया था। 12 बजे उन्होंने आना है यहाँ अच्छा, अपने चेंबर में। दूसरा स्पीकर साहब, ये मैं कहना उनको भी इतला करवाते हैं। जी। दूसरा स्पीकर साहब, मैं अर्ज करना चाहूँगा कि इस वक्त पंजाब में जितनी भी शुगर मिलें हैं उनके पास ग्रोअर्स का तकरीबन 20 अरब रुपया पेंडिंग है, और पंजाब में एक कानून है कि अगर 15 दिन से इजाज़ साहब, ये आप पॉइंट्स जरा नोट कर सकते हैं जो मेम्बरान ये बात कर रहे हैं। थैंक यू जी। स्पीकर साहब, पंजाब में इस वक्त 20 अरब रुपया काश्तकारों का शुगर मिलों के पास पेंडिंग है। उन बेचारों की पहले गंदम नहीं बिक रही और शुगर मिलों ने 20 अरब रुपया दबाया हुआ है, और पंजाब में एक कानून है बाकायदा कि 15 दिन से ऊपर अगर शुगर मिलें पेमेंट रखेंगी तो उसका मार्कअप अदा करेंगी। वो डाटा फराम नहीं करते केन कमिश्नर को, और मार्कअप भी फराम नहीं कर रहे, और इस वक्त तकरीबन सीज़न क्लोज हुए 1.5 माह हो गए हैं, 20 अरब रुपया वो पेमेंट भी काश्तकारों को नहीं कर रहे। जनाबे वाला, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पंजाब में इस वक्त गवर्नेंस का बहुत बड़ा बहरान है, और ख़ास तौर पे जो 6 करोड़ किसान हैं वो गंदम के सिलसिले में और कमाद के सिलसिले में शुगर माफिया के हाथों मजबूर है। मेहरबानी करके ये कुछ ऐसा हल किया जाए कि इन 6 करोड़ इंसानों का ये एक बहुत बड़ा मसला है माशी, वो हल होना चाहिए। मैं गौस साहब आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं थोड़ी देर के बाद चेंबर में जाता हूं। ये अगर 20 बिलियन फंसा हुआ है तो बहुत बड़ी अमाउंट है, और यहाँ मेजॉरिटी सारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं और लोग भी आके इनको कहते हैं आप मेरे चेंबर में आ जाएंगे, जिससे भी मैंने बात करनी मेरी बात करा दीजिए, मैं बात करके उसको फॉलो अप करते हैं। इजाज़ साहब प्लीज़ ये भी नोट कर लिए। जी खालिद साहब, खालिद अहमद साहब। स्पीकर साहब, सर बस एक रिक्वेस्ट ये करनी थी, जब से ये गवर्नमेंट बनी है और आप माशाल्लाह इस चेयर पे आए हैं, अल्लाह आपको हमेशा कामयाब रखे, तो हमने यहाँ इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन साहब नकवी साहब जो भी हैं उनको नहीं देखा। हमारा डिस्ट्रिक्ट में वो हालत है, घोटकी में जब 5 बजे के बाद लोग नहीं निकल रहे, उधर ये हशर है। आपने पढ़ा होगा, आपको पता चला होगा कि वहाँ परसों भी पुलिस वाले शहीद हुए हैं। तो हम बोलते हैं वो आए हमें जवाब दें कि इतने बड़े हथियार आ कहाँ से रहे हैं, हमें सिर्फ ये जवाब चाहिए। और इंटीरियर का फ़र्ज़ है वफाक का, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए, हम उनको वेलकम वहाँ करेंगे। तो बहरहाल ये है कि आए तो सही, जब से बने मिनिस्टर आए नहीं है सर, हम किसके पास जाएं? इजाज़ साहब ये नोट कीजिए, आप आते हैं तो हम उनको फ़ोन करके, मुझे ये इत्ला मिली थी उनका कोई एजेंडा था। सर अगर कड़ाकेदार आप फ़ोन करेंगे तो आएंगे, वो वैसे वो नहीं आएंगे। तशरीफ़ रखे मुझे जी, मैं फ़ोन करूँगा सर, बड़ी मेहर उनको बुलाता हूँ जी। रियाज फतियाना साहब, अपना आमिर साहब, मुझे काइंडली लिख के दे दीजिए जो मेंबरान यहाँ से बात करना चाहते हैं। अच्छा आ गए, हाँ जी, थैंक यू जी। रियाज फतियाना साहब का माइक खोल जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये 1 मिनट डोगर साहब, ये 1 मिनट देख लें, इसको अपडेट कर लें। ये आपने अभी जो हदायत दी हैं मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, और आप 3rd टाइम स्पीकर कौमी असम्बली हैं, और यही वजह है कि आप सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस नहीं, अपोजिशन भी आप पे बहुत आपको एहतराम की निगाह से देखती है। आपकी मेहरबानी जी। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता रोज़ कॉलिंग अटेंशन नोटिस था इंतहाई अहम मामले की तरफ, जिसमें जनाब उमर अयूब खान साहब, जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, जनाब मलिक अहमद डोगर साहब और मैं इसमें हम मूवर थे।
हमारा कॉलिंग टेंशन नोटिस मिनिस्टर फॉर इंटीरियर के लिए था, वो तशरीफ़ नहीं ला सके और मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ने उस पर रिप्लाई दिया, लेकिन उस पर हमारा हक़ था कि हमारी पूरे क्वेश्चन लिए जाते हैं और उन पर बाद में काउंटर क्वेश्चन भी आते हैं। जब एक मिनिस्टर साहब बात कर लेते हैं फिर मौका दिया जाता है मूवर को फिर और मज़ीद बात करें, कुछ ऐसी चीज़ें तशनगी रह जाती है या जिस चीज़ से हम मुतमिन नहीं होते इस मिनिस्टर साहब की बात से। लेकिन ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब ने मुझे मौका नहीं दिया कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, मिनिस्टर साहब अभी कॉलिंग टेंशन नोटिस चल रहा है, हाउस छोड़कर चले गए और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब ने अभी इसको डिस्पोज ऑफ ही नहीं किया उस कॉलिंग टेंशन नोटिस को। उसको भी हम पॉइंट आउट करना चाह रहे थे, डिप्टी स्पीकर साहब ने हमें मौका नहीं दिया बात करने का। तो एक तो मैं समझता हूँ कि कल प्रॉपर एज़ पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान कल कॉलिंग टेंशन नोटिस को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सका, वो स्टिल पेंडिंग है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि उसमें हमारा इशू क्या था कि 21 मई 2023 को तकरीबन 165 अरकान कौमी असम्बली जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उन सब को पाकिस्तान से बाहर जाने से रोक दिया गया। और ECL तो एक डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस है, एक लीगल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया गया। एक नई लिस्ट निकाल दी गई जिसका कोई कानूनी जवाब नहीं बनता, वह महज एक वो सॉफ्टवेयर अपडेट करके लिस्ट बनाई गई है जिसको हम तस्लीम नहीं करते, किसी कानून की नज़र में उसकी हैसियत कोई नहीं है। मुझे उसके बाद जनाब स्पीकर मैं सर अगर इजाज़त दें तो नहीं अगस्त में फिर अरकान सूबाई असम्बली के नाम डाल दिए गए उसमें, और वो दोनों लिस्टें स्टिल एग्जिस्ट करती हैं। जिन लोगों ने मुतलका हाई कोर्ट्स को से रजू किया है, हाई कोर्ट्स ने उनके नाम निकाल दिए हैं, जिस मीन के हाई कोर्ट ने तस्लीम किया हमारा मौक़िफ़ कि ये लिस्ट गैर कानूनी है। जो हाई कोर्ट में गया है, ज़ाहिर इसमें वकीलों को फ़ीस देनी पड़ती है, एक लंबा प्रोसेस है, लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। हम लोग अभी जीत कर भी आए हैं, कोई हार भी गए हैं। हम सब लोग चाह रहे थे अल्लाह ताला के घर में जाएं, शुक्रिया अदा करें, खाना काबा में जाएं, उम्रा अदा करें। हमें तो पाकिस्तान से बाहर उम्रा अदा करने की इजाज़त भी नहीं है। इस मौका पर मैं समझता हूँ कि फिल फॉर हर वो मेंबर कौमी असम्बली जो यहाँ पे है वो 10 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है। तो आप एक MNA को आप डिबार नहीं कर रहे उसके फंडामेंटल राइट से। मैंने कल भी बात की थी कि आर्टिकल 15 जो है सर, वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट स्टेट गारंटी फराहम कर रही है। आर्टिकल 15 में हर पाकिस्तान के शहरी को, हम तो 10 लाख लोगों शहरियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस पे जनाब वाला आपसे मुलाकात भी की थी, आपको दरख्वास्तें भेजी, आपने भी लेटर हमारे भेजे हैं, कोई इस पे टस से मस इंतज़ामिया नहीं हुई। आपसे गुजारिश ही होगी कि आप कस्टोडियन हैं इस हाउस के, जी सॉरी जनाब आप चूँकि तारक फजल चौधरी साहब दरमियान में तशरीफ़ ले आए थे, मैंने कहा वो बात कर लें। तो गुजारिश ये है कि इस पर आप काइंडली, एक तो वो जो कल का कॉलिंग टेंशन नोटिस है उसको जो प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया उसको कंटिन्यू होना चाहिए। और कोई हमें चाहिए था मिनिस्टर साहब इंश्योरेंस देते, कोई हमें अपना टाइम फ्रेम देते और उस पर, और डिप्टी स्पीकर साहब भी उनको हदायत करते टाइम फ्रेम की, कुछ नहीं हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फतियाना साहब, अगर आप मुनासिब समझें तो अभी थोड़ी देर में डिप्टी स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं वो आ जाएं। आप मेरे पास आइए, मैं नकवी साहब से आपकी मीटिंग अरेंज करता हूं, आपके 2-3 का कोई डेलीगेशन जाके जो इश्यूज़ हैं वो उनसे टेकअप कर लें। अगर ये मुनासिब समझें तो आई थिंक ये कर लें, तो अगर आप मुनासिब समझिएगा तो ठीक है। जी जमाल शाह काकड़ साहब। इजाज़ साहब मुझे इधर से भी नाम दे दीजिए, आप और तारिक साहब। जी जमाल शाह काकड़ साहब। जमाल शाह काकड़ साहब का माइक खोलिए। जनाब स्पीकर हाउस का कस्टोडियन होता है और आपने साबित किया कि आप वाकई हाउस का कस्टोडियन है। मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से आप अपोजिशन और ट्रेजरी बेंच को साथ चला रहे हो, स्पीकर होता ही है। तो मैं आपको दाद भी देता हूं और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं जिस तरीके से आपने मिनिस्ट्री को कॉल की है। जब तक वो आएंगे मैं एक बहुत अहम इशू आपके नॉलेज में लाना चाहता हूं। अल्लाह न करे कि सही हो, हमारी हुकूमत का इस वक्त का मुकाबला महंगाई के साथ है। अगर हमने महंगाई कंट्रोल की तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा, लेकिन
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अल्लाह करे ये सच ना हो, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि जो गैस के बारे में तासर ये दिया जा रहा है कि ये महंगा हो रहा है। गैस महंगा नहीं है, बल्कि जो मीडिया ने रिपोर्ट और सब जी बात कीजिए। उसको ऑर्डर कर दें। काइंडली तशरीफ रखें, वो ऑनरेबल मेंबर डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऑर्डर इन द हाउस। इजाज साहब, इजाज साहब बैठ के बात कर लें तो बेहतर होगा। तशरीफ रखें, बैठ के बात कर लीजिए, बेहतर होगा। डिस्टर्ब हो रहे हैं मेंबर जी। तो जनाब स्पीकर, इस हुकूमत का मुकाबला महंगाई के साथ है, और अगर ये रिपोर्ट अल्लाह करे गलत साबित हो, अगर सच साबित हुआ तो हमारी हुकूमत के खिलाफ एक साजिश होगी। रिपोर्ट ये है कि गैस कंपनी ने तजावीज़ तैयार की है कि अफसरों के अखराजात, मराहत और तनख्वाहों की मद में जो सार्फिन पे बिलों की सूरत में डालेंगे 34 अरब रुपए है। मुलाजिमीन को बोनस देने का तजवीज़ 1 अरब 13 करोड़ रुपए है। मुलाजिमीन की तनख्वाहें और सार्फिन, ये क्या चीज़ पढ़ रहे हैं आप? ये एक रिपोर्ट मीडिया में हुई, मैंने वो उसको नोट किया। अल्लाह करे गलत हो, सिर्फ आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि आप इसको दे दीजिए, हम इसको रिकॉर्ड कर हमें सिर्फ 3-4 रह गया है। अच्छा, बाकी बहुत मेंबर ने बात मुलाजिमीन की करनी। तनख्वाहें 22 अरब रुपए है। पेट्रोल की मद में 15 करोड़ रुपए है। चाय और कॉफी का खर्चा 4.5 करोड़ रुपए है। क्लब के मेंबरशिप के अखराजात 5 करोड़ रुपए है। मुफ्त गैस की फराहमी 59 करोड़ रुपए है, और सरकारी मुलाजिमीन को मुफ्त अश स्कीम में वो भी सार्फिन पे डालने की मनसूबाबंदी है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये हमारी हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा साजिश है, क्योंकि हुकूमत का मुकाबला इस वक्त महंगाई के साथ है। अल्लाह करे कि ये गलत हो, आप मिनिस्ट्री को ये भेज दें कि ये चक्कर एक कंपनी ने वाकई ये तजावीज़ दी है कि सब कुछ सार्फिन पे डालेगा। बहुत मेहरबानी। थैंक यू। डॉक्टर तारिक फजल साहब, आपकी भी लिस्ट हमें मिल गई है, तो मैं वो उसी तरह जो लिस्ट आपने दी उसी तरतीब में मैं देता हूं जो आ गई है हमारे पास। आ गई है कोई? आ गई जी। साजिद खान साहब। माइक खोल जी, साजिद खान साहब का माइक खोलें। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, हमारे कबायली इलाकों का एक मसला है। 2017 में कैबिनेट डिवीज़न में आपकी गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया कि जब मर्जर हुआ तो उन्होंने फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट का कोटा डबल किया। मेडिकल का और HEC में जितने भी स्कॉलरशिप है तो उनका कोटा HEC ने जी तो इसका कोटा इन्होंने डबल किया। अब तो काफ़ी स्टूडेंट को मतलब वो इसके जो समरात है वो मिल रहे हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी है किम्स, अब भी वो स्कॉलरशिप पे बच्चे उसमें दाखिल होते हैं, लेकिन फिर भी उनसे सालाना 2 लाख रुपए और इस तरह और के पीसीज लिए जाते हैं। अगर उसको एक डायरेक्शन मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरी बात ये है, अगर हम फाटा के स्टूडेंट को, मेरे ख्याल में हमने ये 10 साल के लिए इनका कोटा डबल किया था, क्योंकि 71 साल जिस तरह आपको मालूम है कि फाटा और बलूचिस्तान के जिस तरह के हालात है, अचकज़ई साहब को मालूम होगा, वहाँ तालीम की जो रेशो है, अगर हम इनको और फैसिलिटेट नहीं करेंगे, 71 साल हमने इन इलाकों को महरूम रखा है। दूसरी बात यह है कि अगर 10 साल नहीं, मेरे ख्याल में 20 साल तक इनको फैसिलिटेट करना चाहिए, इन स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, इनके बाहर ममालिक में विज़िट होनी चाहिए और स्टूडेंट को इस हवाले से मतलब तमाम सहूलियात देनी चाहिए। तीसरी बात, 3 पॉइंट ऑफ ऑर्डर।
तीसरी बात यह है कि तीसरा स्पीकर point of साहब मैंने एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस जमा किया है बॉर्डर के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से, वो जरा मतलब वो जल्दी लगना चाहिए ताकि इस पे मैं बात। आपसे गुजारिश ये है, जो आपने बात की ना फाटा के बच्चों के स्कूल की या कॉलेजेस की, ये मुझे लिख के दीजिए। मिनिस्टर तो कोई नहीं, तो मैं उनको कम से कम लिख के एचई से इसका जवाब मांग लेता हूँ ताकि हम उसको ले लें। जी, डॉक्टर शाइस्ता जदून साहिबा, मुझे लिस्ट आ गई, उन्होंने दे दी प्रायोरिटी वाइज, आपका 6 नंबर पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मुझे वक्त दिया। मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखती हूँ और हज़ारा की धरती की नुमाइंदगी कर रही हूँ। वहाँ के कस्टम इंस्पेक्टर साहब जो चंद दिनों कबल शहीद हुए थे अपने सिपाहियों के साथ, उस ख़ानदान के साथ मुझे हमदर्दी भी है। और कल जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब वहाँ तशरीफ़ लेकर गए, तो यकीन करें कि मुझे ये एहसास हुआ कि वहाँ KPK की हुकूमत ने उनके साथ कोई ऐसी हमदर्दी नहीं की थी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जब अपनी तमाम सूबाई क़यादत को लेकर हज़ारा की धरती पे एबटाबाद पहुँचे, तो उनके लवाहिकीन के साथ जो हमदर्दी की उन्होंने, और उनकी वो छोटी बच्ची जिसकी आंखों में मैंने वो उम्मीद देखी, उम्मीद की किरण देखी, और वहाँ पे जो पंजाब में शहदा का जो पैकेज होता है वो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट किया। वो है ना, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और मुझे बहुत फ़ख्र है अपने वज़ीर आज़म साहब पर कि उन्होंने उन बच्चों के लिए जो पैकेज का ऐलान किया। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के लोग और ख़ासकर एबटाबाद की धरती के ये लोग अपने इस वज़ीर आज़म साहब को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ज़रताज गुल साहिबा। स्पीकर साहब, मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ N55 इंडस हाईवे के ऊपर। सर, ये डेरा गाजी खान से कश्मीर तक सिंध को जो है वो कनेक्ट करता है, फिर डेरा गाजी खान से ये कोयटा बलूचिस्तान तक को कनेक्ट करता है, फिर ये सर वाया रमक और आगे सर ये पेशावर तक, ये बिल्कुल सेंटर में है। सर, ये वाहिद N55 है पूरे पाकिस्तान में कि तमाम जो है वो मोटरवेज और तमाम हाईवेज डबल हैं सिवाय N55 के। फिर सर ये मशरक़ में N55 N70 के साथ कनेक्ट हो जाता है, जो मेरे हल्के डेरा गाजी खान N70 के साथ कनेक्ट करता है। अब सर मसला ये है कि जो हाईवेज बनाई जाती हैं वो इसलिए बनाई जाती है कि एक तो ये जल्दी सफ़र इसके ऊपर मुमकिन हो, दूसरा इंसान मंजिल पे पहुंच सके। पर अनफॉर्चुनेटली सर N55 पे और N70 पे हर 2 किलोमीटर के बाद 4-4 फुट के गड्ढे जो है उसके अंदर पड़े हुए हैं। दूसरा सर जो है इसके ऊपर इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं। अभी जो मौजूदा रिपोर्ट है, पूरे पंजाब में डेरा गाजी खान में सबसे ज़्यादा माजूरी बढ़ गई है एक्सीडेंट की वजह से। सर, ये अथेंटिक रिपोर्ट है। तो हर एक साल में रिपोर्ट कहता है कि साल में 1000 इंसानी जाने सर इस इंडस हाईवे के ऊपर, इसको कातिल रोड कहना शुरू हो गए, इसके ऊपर ज़ाया हो जाती हैं और माजूरी का शिकार हो जाते हैं। सर, मैं सिर्फ तवज्जो ये दिलाना चाहती हूँ कि हमारी दौरे हुकूमत में मैंने खुद कम्युनिकेशन मिनिस्टर के साथ ये अप्रूव करवाया था N70 का राजनपुर टू डेरा गाजी खान टू तोंसा रोड। सर, फिर जब PDM की हुकूमत आई और फिर ये निगरान हुकूमत आई, उसका काम बिल्कुल रुक गया। अभी सर सिलाव वाले कट और खड्डे भी पड़े हुए हैं, और सर ये कातिल रोड उसी तरीके से 1000 इंसानी जानें ज़ाया होती हैं। सर, मेरी तवज्जो है कि कम्युनिकेशन के मिनिस्टर आए, प्लीज़ सर इस N70 के ऊपर N55 के ऊपर काम करके 2 रोया कर दिया जाए, क्योंकि सर ये वाहिद पाकिस्तान की रोड है जो डबल रोड नहीं है, बाकी तमाम डबल रोड है। शुक्रिया सर। मैंने फिलहाल वजीरों का रोल जो है ना वो मैंने अज्यूम कर लिया। आप मुझे लिख के दें, हम कम्युनिकेशन से इन राइटिंग जवाब मांग लेते हैं ये, और उसमें डिटेल लिख दिए जो आपने जिक्र किया है। बेग साहब, डॉक्टर बेग साहब, डॉक्टर इश्तियाक बेग साहब। Thank you, Honorable Speaker. I've raised this issue before also, but because of the constraints of the time, I was not giving a chance, but it's a very, very important issue of my constituency, Karachi.
कि सुई सौदर्न गैस वालों ने ये कहा था कि जो गैस का प्रेशर नहीं आ रहा है वो सर्दियों की वजह से है और सर्दियां ख़त्म होने के बाद ये गैस आ गए जॉइंट सेक्रेटरी साहब, नॉर्मल हो जाएगी। आ गए जॉइंट सेक्रेटरी साहब। नहीं, कहाँ सुई से मंगवाया उनको? सुई बलूचिस्तान से शायद आ रहे हैं जी। अब इशू ये है ना तो इनके ड्यूज़ का मसला है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वालों ने कहा कि हम ड्यूज़ की वजह से लोड शेडिंग करते हैं, इनकी पेमेंट्स पूरी हैं, और सर्दियों का जो कहा गया था कि ये प्रेशर कम हो जाता है सर्दियों की वजह से, दर्जा हरारत कम होने की वजह से, वो भी नहीं। अब तो गर्मियाँ रूज पे हैं कराची में बिलखुसूस, और गैस की सप्लाई इसी तरह बंद है, इंडस्ट्रियल भी है और रेसिडेंशियल भी है। तो मेरी रिक्वेस्ट यह है कि आप क्या रीज़न है, 2 रीज़न जो वो देते हैं अमूमन वो तो नहीं है, मैं देख कर आया हूँ अपने तौर पे, और मुझे फिर हल्के में जाना है और लोगों को फेस करना है। मैं उनसे वादा कर आया था कि कराची में गैस की लोड शेडिंग के लिए इंशाल्लाह बात करके उसको हल कराएंगे। मुझे लिख के दीजिए, मैं खुद ही उनसे जवाब मंगवाता हूँ। आई विल आस्क देम टू रिप्लाई विद इन 7 days और आपको रिटन जवाब आएगा, इसी तरह बाकी मेंबरान का भी। जी हमीद हुसैन साहब, हमीद हुसैन साहब का माइक खोलें जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। स्पीकर साहब, मैं मशकूर हूँ। तकरीबन 4-5 दिन से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मुझे टाइम दिया है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला कुरुम हल्का यानी 37 से है, और ये ऐसे हल्का है कि जहाँ से हर वक्त तफरीक़ की सियासत की गई है, और यहाँ पे कभी शिया सुनी, कभी तूरी बंगश कबाइल, कभी किसी तरीके से सियासत की गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे कायद सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और कैदी नंबर 804 ने मेरे अवाम को ऐसे तस्बीह के दानों की तरह प्रो दिया कि बग़ैर किसी तफरीक के मेरे ये जो इलेक्शन हुई है, मुझे जो इलेक्ट कर दिया गया है, इसमें बग़ैर किसी तफरीक के मैं असेंबली में आया हूँ। मैं इधर ये बताता चलूँ कि मेरा ऐसे हल्का है कि जहाँ मैं ना बिजली का ना डेवलपमेंट का, मैं किसी चीज़ का इधर मैं दरख्वास्त नहीं करता। मैं इधर सिर्फ़ और सिर्फ अमन के लिए दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खुदारा हमें अमन दीजिए, हमें अमन चाहिए। मेरे इलाके में हमारे अवाम खिते की खूबसूरती और खिते की जो ताकत है वो कभी सामने नहीं लाई गई। अगर रिपोर्ट हुआ है तो सिर्फ दहशतगर्दी या लड़ाई का रिपोर्ट हुआ है, और उधर की कभी अवाम के बारे में कोई ऐसी रिपोर्ट शाया नहीं हुई। और खुदारा आज तक हम इस चक्कर में फिरते रहे हैं कि हम कौमी मफाद में काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन अफसोस की बात कि हमें आज तक दहशतगर्द या पाकिस्तानी एंटी पाकिस्तानी आगे बताया जा रहा है कि ये एंटी पाकिस्तानी है, ये कबाइल जो हैं हमें बिल्कुल पाकिस्तानी ही नहीं समझा जा रहा। तो मैं ये इस ऐवान की थ्रू मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा हमें अमन चाहिए, हमें अमन दे। मेरे इलाके में, मेरे हल्के में यकीन करें घंटों घंटों जनाजे बैरियर पे खड़े होते हैं, उनको जनाजों को आगे नहीं जाने देता, और उसमें सिर्फ ये बात होती है कि थ्रेट्स हैं। किस चीज़ की थ्रेट्स हैं? अगर थ्रेट्स हैं तो उधर भी खड़े हैं, उधर भी थ्रेट्स हैं, लेकिन घंटों से जनाजे खड़े होते हैं, घंटों से इमरजेंसी की एम्बुलेंस खड़े होते हैं। तो मैं इधर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें डेवलपमेंट, तो हम ये कहते हैं कि फंड्स रिलीज हुए हैं, हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट ने फंड्स नहीं दिए, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ इलाके में। मैं इस हाउस की उसातत से मैं ये कहता हूँ कि खुदारा ये हमें अमन दे, और दूसरा ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पता चल जाए कि ये फंड्स किधर गए हैं, कहाँ यूटिलाइज हुए हैं। तो आखिर में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, चूँकि टाइम नहीं है, तो कुछ अशार मैं इस पे ख़त्म कर देता हूँ कि सारे देश में दस्तूर ये बनाया गया, सवाल जिसने उठाया उसी उठाया गया, जो सरफराज थे ज़िंदान कहा गए उसको, जो सरनगून थे उन्हें तख्त पे बिठाया गया। तमाम शहर में यूं ही नहीं है खामोशी,
ज़बान काट के लोगों को चुप कराया गया। बता रहा है ये लहजा हमारे मुनसिफ का, किसी का लिखा हुआ फैसला सुनाया गया और अमीर शहर के आंगन में रोशनी के लिए हर एक आंख पे रखा दिया बुझाया गया और तमाम शहर की इबरत के वास्ते यारो हमारे सर बाजार में पिराया गया। तो मैं आखिर में स्पीकर साहब फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा हमारे इलाके को अमन दीजिए, हमें अमन की ज़रूरत है और अमन दे। हमारा इलाका बहुत पसमानदा है, बहुत ज़्यादा, और अमन से हम तरक्की कर सकते हैं। और अदर ये तो और बात है कि मैं कह दूं कि लोग लोड शेडिंग की बात करते हैं, हमारे 1 घंटे की बिजली आती है, वो भी बारी से, एक दिन बाद बारी आती है हमारी बिजली की, और उस तरह बिजली बिल्कुल है ही नहीं। आपकी मीटिंग अरेंज कर दूं इंटीरियर मिनिस्टर से ताकि लॉ एंड ऑर्डर का डिस्कस कर लें। ठीक, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। आसिया इसहाक साहबा। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। मैं आपकी तवज्जो जो है वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही थी उसकी तरफ दिलाना चाह रही हूँ कि एग्रीकल्चर एज सच सिर्फ किसानी नहीं बल्कि बागात भी पाकिस्तान से जो है वो मादूम होते जा रहे हैं, और एग्रीकल्चर एज सच जो है वो एक सिक्योरिटी रीज़न बनने के लिए जा रहा है। क्लाइमेटिक चेंज तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अब जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न होने जा रहा है। किसान के साथ मिस्टर स्पीकर पेट लगा हुआ है। अगर उसके फसल और उसके बागात को प्रोक्योर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो वो मजबूर होगा कि वो अपनी ज़मीन को बेच दे, और जब वो अपनी ज़मीन को बेचेगा सर तो या तो वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बनेगी या बहरिया बनेगा या DHA बनेगा, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी ज़मीन न सिर्फ बंजर हो जाएगी बल्कि एक सिक्योरिटी थ्रेट भी होगा। आज तो हम शायद किसी को ओब्लाइज करने के लिए गंदम को इंपोर्ट कर रहे हैं सर, लेकिन कल ये आपकी मजबूरी बन जाएगा कि आपको गंदम समेत और भी अजनास को इंपोर्ट करना पड़ जाएगा, और यही यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट है सर। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि चूँकि मेरा ताल्लुक कराची से है और कराची में आटे का बहरान हम पहले देख चुके हैं, वो कराची जो आज भी जो है वो बिजली, पानी, गैस से, टूटी सड़कों से, उबलते गटरों से भरा पड़ा हुआ है और महरूम है पानी, बिजली, गैस से, वो आटे का बहरान मजीद नहीं सह सकता सर। आज से 2-3 लिए लॉ एंड ऑर्डर से है, आप वो मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर के इस को वीट के प्रोक्योरमेंट को सिक्योरिटी रीजन के तौर पे कंसीडर करे और इसको टेकअप करे सर। थैंक यू। शुक्रिया जी। इकबाल आफरीदी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मेरा ताल्लुक़ एक स्पाटा से है और मैं एक अहम इशू आपकी तरफ पेश करना चाहता हूँ। हमारे गुज़श्ता 3 साल पहले जो हमारे मुतासिरीन दहशतगर्दी की वजह से आए थे, न उनको IDPs का स्टेटस दिया गया, न उसकी वापसी की गई, और वो अब भी पड़े हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और उन रोजगार इस मसले जो साहब ने कहा कि हमारी लाशें जो है वो घंटों घंटों कतारों में खड़े होते हैं एक चेक पोस्टों पे, तो ये इशू है वहाँ पे। और दूसरा मेरा अहम इशू ये है इलाके का कि वहाँ पे ज़मींदार हमारे रात को तो पहरा देते हैं, दिन को जो खेती बाड़ी करते हैं उसको काट दी। स्पीकर साहब तवज्जो चाहता हूँ करें। मैं देख रहा था कि उधर इस मिनिस्ट्री का तो नहीं है, मैं ही टेकअप करूँगा। ये जो है ना आपके IDPs का, ये मुझे लिख के दें, मैं अभी उनसे लिख के इसका जवाब मांगता हूँ या आपकी मीटिंग अरेंज करता हूँ। गुज़श्ता 2009 से जो मुतासिरीन आए हैं वो अभी तक इलाकों में वापस नहीं गए और न उनको IDPs का स्टेटस दिया गया है। तो वहाँ इशू, दूसरा इशू है वहाँ पे ज़मींदारों का, वो उसको काट की सप्लाई रोक दी गई गुज़श्ता 2 सालों से,
और वहाँ पे रात को तो वो पैरा देते हैं, वही खेती बाड़ी से वो रोज़ी कमाते हैं, लेकिन उनको खाद की सप्लाई बंद कर दी गई है। तो लिहाजा मैं स्पीकर साहब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रूलिंग दे के वहाँ पे जो सप्लाई है खाद की वो बहाल की जाए, ताकि वो रोज़ी कमाए, वहाँ पे वो खेती बाड़ी करे। बहुत मेहरबानी। चीज़ें लिख के दे दीजिए ताकि मैं रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज को भेज दूंगा, 2 अलग मुख्तलिफ बना दीजिए और उनसे जवाब भी मांग लेते हैं। ताहिर इकबाल साहब। जी ताहिर इकबाल साहब, खुला हुआ है माइक आपका? सर ये माइक खोलेंगे तो तब खुला हुआ है, मुझे तो खुला नजर आ गई, अब आया सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अलैहि सल्लम तस्लीमा। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि हमें कोई तरीका बता दिया जाए। मैं 3 दिन से हाथ भी खड़ा कर रहा हूँ, बटन भी दबा रहा हूँ, लेकिन बारी नहीं आ रही। सो हमें कोई तरीका बता दिया जाए कि किस तरह हम अपनी बारी बात करने के लिए ले सकते हैं। मैं बता दूं तरीका? जी बता दें। ये सारे ऑनरेबल मेंबर्स के लिए है। मुझे यहाँ से 15 हाथ खड़े हुए नजर आते हैं, मेरे लिए मुश्किल है डिसाइड करना, तो इसलिए मैंने सर परसों भी नाम मेरी बात सुनिए, मैं तरीका बता रहा हूँ, तरीका नहीं बता रहा हूँ, तरीका जो प्रैक्टिस हो, जब आसानी हो जाती। जी हर जमात का विप जो है वो हमें लिख के दे देता है कि ये प्रायोरिटी मेरी है। अब आपका जब लिख के आया है तो मैंने आपको दे दिया है, तो इसलिए तरीका तो यही है कि अपने विप को दीजिए। इधर से भी ये आमिर डोगर साहब मुझे नाम दे देते हैं, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। इजाज जकरानी साहब दे देते हैं, लगता है तारिक फजल साहब आपको नहीं देना चाहते, तो इसलिए ये होगा। अब आप बात कीजिए ताहिर साहब। सर सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस हुकूमत को कामयाबी दे और मुल्क को हम मुआशी तौर पे सिक्योरिटी के लिहाज से हर तरीके से सीधे रास्ते पर चला सकें। बात यह है कि सर हमने मुआशी सिस्टम को ठीक करने की बात कर रहे हैं सारे, कि मुआशत ठीक होगी तो पाकिस्तान सही पटरी पे चढ़ेगा, लेकिन हमने तो अपने रब और अपने रसूल के साथ जंग शुरू कर रखी है। और ये सूदी निज़ाम जब तक हम अपने निज़ाम से दूर नहीं करेंगे उस वक्त तक यहाँ मुआशी तरक्की नहीं हो सकती। बहुत दफ़ा मिनिस्टरों ने कहा, सागदार साहब भी जब आए पिछली दफ़ा कहा कि हम सूदी निज़ाम ख़त्म करेंगे, लेकिन पता नहीं कौन सी वजूहात हैं कि इस पे डिस्कस ही नहीं होता और बात ही नहीं होती। मैं चाहूँगा कि हम लोग सारे मिल के ऐसा निज़ाम वज़ा करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता इस सूद के निज़ाम से हमारी जान छूटे और अल्लाह का रहम और फजल हो इस मुल्क पे, हम माशी तौर पे तरक्की कर सकें। जी शुक्रिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर आज, अच्छा जी सर कोई थोड़ी सी बात कर लेने दें, मेहरबानी करें। जी दूसरी बात यह है कि सर सिक्योरिटी का मसला है और आजकल दोबारा ये दहशतगर्दी शुरू हो रही है। हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज को और सबको मिल के ये बात तय करनी होगी कि इनको हमने कैसे काउंटर करना है और पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है, क्योंकि आज भी आए दिन बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कत्लो गारत हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है। लाशें उठा के अपने घरों तक लेके जाएंगे, इसके लिए सिंसियरली सारा सिस्टम डेवलप होना चाहिए। हम आज हर तरफ बात कर रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, मुआशी डायलॉग होना चाहिए, सियासी डायलॉग होना चाहिए। मैं कहता हूं कि सर एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए जिसमें आर्म फोर्सेस हो, जिसमें जजेस हो, जिसमें पॉलिटिशियंस हो, जिसमें ब्यूरोक्रेसी हो और अदर स्टेक होल्डर्स शुड बी इंक्लूडेड इनटू दिस। और ये काम एक का दिन या 2 दिन का नहीं है सर, ये बैठ के तकरीबन 1 माह तक दिन रात मेहनत करके तो ये को डेवलप करें अपना सिस्टम। ठीक है, आर्मी वाले अपना निज़ाम ले आए कि वो क्या चाहते हैं, जजेस बताएं वो क्या चाहते हैं। हो सकता है हम उनके सारे पॉइंट्स पे एग्री ना करें, लेकिन चंद पॉइंट जो एग्री कर दें, फिर एक मसौदा तैयार हो जो इस असेंबली में आए और हम सारे मिल के उसको अप्रूव करें और आइंदा आने वाले वक्तों में हुकूमत उसके मुताबिक चले और सिस्टम पाकिस्तान के मुताबिक चले। जब तक ये ग्रैंड डायलॉग जो 1 आध महीने का टाइम दे के नहीं बनता,
उस वक्त हम रोज यही कहते रहेंगे कि गंदम की पॉलिसी नहीं है, आज जनाब दहशतगर्दी की पॉलिसी नहीं है आज। तो ये ग्रैंड डायलॉग मैं समझता हूँ इज अ मस्ट एट दिस स्टेज फॉर पाकिस्तान। ठीक है, एंड वी नीड टू डू दैट। और दूसरा ये कहना चाहूंगा सर, तीसरा कि ये हमारे अभी MNAs माशाल्लाह ऑनरेबल मेंबर्स हैं जी, खोलें जी, तो इनसे आप क्या काम लेंगे जी? ठीक, इनमें बहुत सारे एक्सपर्ट हैं सर, जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। मैं समझता हूं कि इनकी टीमें बनाई जाएं और हर मिनिस्ट्री जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट है वहां पे एक सेल क्रिएट किया जाए जहां पे बाहर से भी एक्सपर्ट हो। और हमारे ये MNA नौजवान माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे, इनको इस्तेमाल करें ताकि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर सारे काम करें तो ये काम आगे चलेगा। ठीक है। और ये जरूरी है कि हम मिल के इन सबको नौजवानों को, क्योंकि जब तक हम, मैं कहता हूं कि आप मिनिस्टर को एडवाइजर दे दें बजाय प्राइम मिनिस्टर के, मिनिस्टर को एडवाइजर दे दें ताकि 8-10 बंदे हर मिनिस्ट्री में हो जो जरूरी काम, और गवर्नर जी ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तशरीफ रखें, हो चुके ना 5-5 पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नहीं प्लीज तशरीफ रखें, नहीं प्लीज तशरीफ रखें, अब बाद में यहाँ आ गए जी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से कोई साहब तशरीफ लाए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ, आपका क्या, आप जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं? आप जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं? जॉइंट सेक्रेटरी हैं? आपको तकलीफ हुई या माजरत चाहते हैं, आपको बुला लिया, कोई 11 बजे सेशन शुरू होता है, आपको तकलीफ तो नहीं हुई आने में? हम सब इंतजार कर रहे थे आपका, बल्कि अगली दफा कहेंगे तो फूल फेंकेंगे आपके ऊपर जब आप यहाँ तशरीफ लेके आएंगे। आपको नहीं पता थी कि आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए? आपको पता है, आप वहां से बात नहीं कर सकते। मेरा तो ख्याल है हमें माइक आपको दे देना चाहिए हाउस की इजाजत लेके, तो आप पेट्रोलियम के बजाय आप ही जवाब दे दें। ये नोट करने का फायदा कुछ नहीं। If you take the parliament this seriously, DG साहब, जॉइंट सेक्रेटरी जो भी हैं, तो नेक्स्ट टाइम सेक्रेटरी साहबान आएंगे, नथिंग लेस देन सेक्रेटरी। मैं लिख के आज फिर से भेज रहा हूं, लिख के फिर से भेज रहा हूं कि प्लीज डोंट टेक द पार्लियामेंट नॉन सीरियसली। ये सारे मिलके अगर रेजोल्यूशन पास कर देंगे कि आप तशरीफ लाए थे 1 घंटे के बाद, आप अच्छे रहेंगे, क्या मुनासिब लगेगा? ये लेटर हमने भेज दिया कल, आज फिर भेज रहे हैं, हर सेशन से पहले ये लेटर भेजेंगे कि आना भी जरूरी टाइम पे। तशरीफ रखें जी, मेरे साथ बात हो गई आपकी। अभी यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए हैं। इंटीरियर मिनिस्टर साहब, नहीं प्लीज आप तशरीफ रखें। इंटीरियर मिनिस्टर साहब यहाँ नहीं, मैं बारी बारी दे रहा हूँ, अभी दिया इधर। इंटीरियर मिनिस्टर साहब, यहाँ इकबाल आफरीदी साहब ने बात की अभी, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इनके ट्राइबल एरिया में, इस तरह और कुछ दोस्तों ने बात की, खालिद साहब ने बात की है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन मेंबरान का इशू है ना इंटीरियर से, जिनका इंटीरियर से इशू है, अगर यहाँ पे बैठ के या लॉबी में बैठ के इनसे बात कर लें तो फिर नहीं, मैं दूंगा इसके हिसाब से, प्लीज़। नहीं, आपके वेब ने दिया हुआ है लिख के। इजाज़ुल हक साहब। जी इजाज़त। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा बहुत एक मुख्तसर सा सवाल है, और आजकल जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है किसान को, उस हवाले से है। मिनिस्टर ऑफ फूड सिक्योरिटी तो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर आप उन तक मेरा पैगाम पहुँचा दें कि इस दफ़ा अल्लाह के फजल करम से जो क्रॉप हुई है वीट की, वो अबंडेंट है, यानी कि बम्पर क्रॉप है। और किसानों को इस वक्त मुश्किल ये पेश आ रही है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छी स्कीम बनाई है, लेकिन इतने कम ज़मींदार के लिए कि वो ज़मीन जो है ना बहुत कम लोगों के पास है, यानी कि 6 एकड़ ज़मीन हो और 1 एकड़ पर आपको सिर्फ 6 बोरियां मिलें। यानी 6 एकड़ वाला जो किसान है पंजाब के अंदर, उसको 36 बोरियां मिल रही हैं, जो कि मैं समझता हूँ 6 एकड़ को भी नहीं कवर कर सकती।
तो जिसकी 6 एकड़ से ऊपर ज़मीन है वो तो समझ लें कि हाथ खड़े करके बैठा हुआ है। दूसरा अल्टरनेट है जो है वो पास्को है। पास्को के जो प्रोक्योरमेंट के इंचार्ज हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो सिंध में गए हुए थे और वहाँ पे वो जो है प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में गए हुए थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भावल नगर का एरिया जो है पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड कॉटन मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर हो रही है तो वो उस इलाके में हो रही है। तो बजाय उस इलाके को तवज्जो देने के कि उस इलाके का भी जो रिमोट एरिया है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ होती है, मरोट का इलाका और उसके आगे फिर चोलिस्तान शुरू हो जाता है। तो पास्को ने वहाँ दफ्तर ही नहीं खोला हुआ, जहाँ भावल नगर में उनके ऑफिस हैं 3 तहसीलों में, लेकिन 2 तहसीलें जो हैं उन्होंने बिल्कुल उनको छोड़ दिया है, यानी कि फोर्ट अब्बास और मरोट का एरिया जो है फोर्ट अब्बास तहसील का। तो मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि आप पहले मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी से बात करके पास्को का पूरे पाकिस्तान के लिए कोटा बढ़वाएं और फिर हम सोचेंगे कि हमने आपके इलाके में वहाँ पे पास्को का दफ्तर खोलना है कि नहीं खोलना। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि एक तो पंजाब गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए कि 6 एकड़ से ऊपर वाले किसान जो हैं उनको मौका देना चाहिए, उन इलाकों में भी अपने दफ्तर खोलने चाहिए। अभी भी मैं समझता हूँ कि पिछले साल की जो स्टोरेज है वो इतनी अबंडेंट है कि अभी तक वो भी पड़ी हुई है। तो मज़ीद गुंजाइश नहीं है फूड डिपार्टमेंट के पास पंजाब में और पास्को के पास कि वो ख़रीदारी करे, लेकिन किसान बेचारा तो रुल जाएगा, फिर उसके पास जगह ही नहीं होगी कि वो ऑफलोड कहाँ करे अपनी क्रॉप को। तो इस पर मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी और पंजाब हुकूमत को भी गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया जी। जमशेद दस्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। गुजारिश है कि एक तो मेरी तहरीक इस्तकाक थी चेयरमैन नादरा साहब के बारे में, जनाब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आज माशाल्लाह एक अच्छी रिवायत है और आप मेम्बरान का हुकूमत हो या अपोजिशन हो उनका आप नोटिस ले रहे हैं और हमें ये उम्मीद है कि जो हमारी अफसर शही है जो गालिबन नौकरशाही है उनको किसी का एहसास हो और अवामी नुमाइंदा अगर फ़ोन करता है, अपोजिशन हमारी असम्बली में है, बाहर हमारी कोई अपोजिशन नहीं है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चेयरमैन नादरा के ख़िलाफ़ और बल्कि मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उनको ठीक है हमारे लिए मोहतरम है, वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, हम एहतराम करते हैं, मगर यहाँ बतौर चेयरमैन नादरा मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ और मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि मैं उससे बात कर सकता हूँ और मैं अपने मसले पे, मगर बदकिस्मती ना वो फ़ोन सुनते हैं ना वो फ़ोन का जवाब देना चाहते हैं। इस हवाले से कम अज़ कम ब्यूरोक्रेसी को ये ज़रूर पाबंद करें कि हमारे जो जायज़ मामलात हैं हमें रिस्पेक्ट दें, वरना फिर हमारा यही फोरम है। मेरी जनाब से तवज्जो की भी दरख्वास्त है कि अगर मेहरबानी करके थोड़ी सी जनाब तवज्जो। स्पीकर साहब जी बात कीजिए। अच्छा, मल्टीटास्किंग। हाँ, मेरी तहरीक इस्तकाक का मैं जिक्र कर रहा था, तो वो मेहरबानी करके ये मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। दूसरी गुजारिश है कि रात से हमारे घरों में छापे शुरू हो गए हैं। पहली तो चीज़ है कि हमारा एहतजाज पुरअमन एहतजाज हमें आइन और कानून इजाज़त देता है। अगर पुरअमन एहतजाज हो रहा है, हम यहाँ नहीं हैं, मेरे घर पे भी पुलिस गई है, वज़ीर दाखिला साहब से पूछते हैं कि कितने हमें और मारोगे, अभी आप थके नहीं हैं? अगर आप थके नहीं हैं तो बताओ, या तो हमें उठा के इस मुल्क से निकाल दो, या हम एक पुरअमन शहरी हैं, एक MNA भी हूँ, हमारे भाइयों भतीजों को चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई। और दूसरा दिन है जनाब स्पीकर, और ये आप इसकी रिपोर्ट भी मंगवा सकते हैं, या कहीं कोई रोड ब्लॉक है, कोई एहतजाज है, कोई मसला, कोई अमन के मसला है, तो हम सजा भुगतने को तैयार हैं। मगर ये तरीका खुदा के वास्ते अब ये मामला पाकिस्तान डंडे के जोर पे नहीं चल सकता। जनाब स्पीकर, ये मुल्क को हम डंडास्तान नहीं बनाना चाहते, बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया है। अब मजीद अगर किसी के जहन में, अगर किसी जनरल साहब की सोच है कि हम इसको डंडे पे चलाएंगे, किसी सियासतदान की सोच है, तो ये मुल्क अब डंडे पे नहीं चल सकता। हम मरने को तैयार हैं। हमारी इज्जतों पे जनाब स्पीकर हमले हुए, मैं आप हमारे लिए मोहतरम है, हमारे घरों पे हमले हुए, हमारे बीवी बच्चों के साथ एक शर्मनाक खेल खेला
फैसला किया और जो पिछला इलेक्शन जो कुछ हम गुजार किया है, और मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब थे, इनकी सरपरस्ती में जो सारा जुल्म हुआ। अभी ये वज़ीर दाखिला है तो हम इनसे ज़रूर पूछेंगे कि आप एक मिस पे बैठे हो, ये IG पुलिस जो है ये क्या कर रहा है, चोरियाँ, जनाब स्पीकर मैं एक मिनट सिर्फ, जो डकैतियाँ चोरियाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत है, इंतहाई शर्मनाक है। ईमान से कह रहा हूँ थाने बिके हुए हैं। मेरे अपने मुझे एक अफीसर ने बताया कि 20 लाख रुपया अच्छे थाने का रेट है, DPO लेता है, दरमियाने का 15 लाख और 10 लाख रुपया जो छोटा थाना है, ये रेट लगे हुए हैं। पंजाब का इशू है, इंटीरियर मिनिस्टर साहब से बात करें कम से कम, क्योंकि सर IG से तो ये पूछ सकते हैं ना स्पीकर साहब, अगर हमारा कोई इस्तकाक मसला बनता है। तो आखिरी गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ कि एक मेरी तहरीक इस्तकाक के बारे में रिक्वेस्ट है। दूसरी और लास्ट बात है कि अपना महकमा खुराक ने, जनाब स्पीकर, अच्छा हम नहीं दे रहे पॉइंट, अच्छा महकमा खुराक में, सर एक मिनट, महकमा खुराक में ने अभी तक खरीदारी शुरू नहीं की है पंजाब में। मतलब पास्को तो ठीक है, एक वो उनका एक अपना तरीक़ाकार है। मेरे इलाके में, मेरी तहसील मुजफ्फरगढ़ में अभी तक जो है ना ख़रीदारी शुरू नहीं की, और 2700-2800 रुपये फ़ी मन, और गंदम हमारी तबाह हो रही है। हमने यूक्रेन से, रूस से जो गंदी कीड़े थे, जो शर्मनाक मैं समझता हूँ कि जो सौदेबाजी हुई है, उसकी कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सिंध है और पंजाब में इतनी खूबसूरत गंदम हुई है, हम किसान को मार रहे हैं, हम किसान को कत्ल कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, थोड़ी सी तवज्जो दरकार है। तो ये पिछले दिनों भी बड़ी तफसीली इस पर बहस हुई है, मगर अभी तक हमारे किसान के साथ जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उस पर हुकूमत टस से मस ही नहीं हो रही, और हुकूमत को कुछ पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। अगर वो किसान सड़कों पे आए, एहतजाज करे आएगा, तो फिर हम उस पर डंडा बरसाएंगे, उनके ऊपर 780 के पर्चे दर्ज करेंगे। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। और आखिरी गुजारिश है कि मेरा नाम स्टाफ लिस्ट में शामिल किया है। अब मैं, और पासपोर्ट, हमें पासपोर्ट नहीं दे रहे, हमें यह बताया जाए कि हमने कौन सा जुर्म किया है। और सिर्फ अपोजिशन को, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनके नाम इन्होंने रोके हुए हैं। हाई कोर्ट हम जाते हैं, हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिल जाता है, मगर यहाँ पे हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। अगर एहतजाज करते हैं फिर हमारे ऊपर बैन लगता है। क्यों? जब अगर हमारी हक की बात ही नहीं सुनी जाएगी, फिर हमारे ऊपर ये हमारी जिम्मा, हम असम्बली पे, फोरम पे भी एहतजाज करेंगे, बाहर भी करेंगे, और ये फिर हमारा आईनी हक कोई नहीं छीन सकता। हम कौन से दहशतगर्द हैं कि हमारा नाम स्टाफ लिस्ट में है, मेरा पासपोर्ट जारी नहीं कर रहा है, तो फिर कहते हैं इस हाउस की इज्जत होनी चाहिए। हाउस की इज्जत नहीं हो सकती जब तुम हाउस को, मेम्बरान को इज्जत नहीं दोगे। जब एक तरफ हमारे साथ एक बुरी तुरास्तली माँ जैसा सलूक किया जाएगा, तो फिर स्पीकर साहब हम एक हद तक तो हम बर्दाश्त करेंगे। और ये भी इससे पूछा जाए, वजीर दाखिला बताए कि हमारे घरों पे छापे क्यों मारे जा रहे हैं, हमने कौन सा जुर्म किया है और हमने कौन सा गुनाह किया। अगर हमारा गुनाह जुर्म नहीं है तो IG पंजाब को लगाम दे। IG पंजाब इस टाइम सिर्फ एक पार्टी की सपोर्ट कर रहा है, वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक वो रखवाला जो मैं समझता हूँ पालतू बैठा है, उसका यही काम है। और पूरे पंजाब यरगमाल हुआ है, हर तरह की चोरी, डाके, डकैतियाँ, बदमाशी अरूज पे आए। तो कम अज़ कम जो क्रिमिनल माइंड के ऑफिसर हैं, उनको सिर्फ इसीलिए बिठाया गया कि उन्होंने सर एक शुक्रिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपका आ गया, पॉइंट आ गया जी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो मैं मबसूल कराना चाहता हूँ। आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन का काइंडली ज़रा आप पढ़ लीजिएगा मेरे साथ, और बाकी मेंबर्स को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आर्टिकल 16 जनाब स्पीकर कहता है, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order। जनाब स्पीकर, अभी मेरे फाजल दोस्त यहाँ पे जमशेद दस्ती साहब ने बात की, यहाँ पे जनाब स्पीकर परसों चौथ से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सेक्शन 144 इम्पोज किया जा रहा है। और सेक्शन 144 ये CRPC आपकी यहाँ पे सेक्रेटेरिएट से मैंने मंगा ली है, और इसका आप ज़रा मुआयना करें और इसको पढ़ें। ये आपके मुख्तलिफ चीज़ें पूरी करनी होती है, कंडीशनैलिटीज़, उसके बाद इम्पोज होता है। यहाँ पे फॉर्मर
चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, इलीगल केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब मौजूद है, जो कि गैबाना तौर पे इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके आ गया, होता नहीं है पर पता नहीं कैसे हुआ। पर जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये अर्ज करता चलूं कि इस वक्त मेरे पास ये मोबाइल फोन्स पे नौशहरा विरका NA81 गुजरांवाला में लेके पूरे पंजाब में इस वक्त पुलिस फोर्स इतनी भारी नफरी में आई है सिर्फ पीसफुल असेंबली रोकने के लिए। यहां पे PMLN या कॉल करे या कोई फंक्शन करे, या तो सियासी पार्टी, या तो आप ये हाउस डिसाइड करे कि पाकिस्तान एक डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान एक जमहूरी निज़ाम नहीं है, यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लीग नून की डिक्टेटरशिप है और हमें एक नया हिटलर शहबाज शरीफ के शक्ल में मिला है और हिमलर जो है वो मोहसिन नकवी मिला है। ये हम लोग या डिसाइड कर लें तो फिर तो दूसरी बात है। पर जनाब स्पीकर, यहाँ पे जितने हमारे साथी हैं लाखों वोट लेके आए हैं, हम लोग इसकी मुज़ामत भी करते हैं और फिलफोर इस हाउस से इंस्ट्रक्शंस जानी चाहिए पंजाब की इंतजामिया और बिलखसूस मैं ये बात यहाँ पे बात करता हूँ, इसको आप हज़फ करें या जो भी मर्जी ये करें, जो पंजाब का IG है वो एक टाउट है, वो करप्ट आदमी है डॉक्टर उस्मान, वो क्लियर कट बात मैं करता हूँ। ये टाउट लफ्ज को हम एक्सपेंस करते हैं। मैं आप जो मर्जी करें स्पीकर साहब, पर मैं ये बात मैं क्लियर कट, क्योंकि ये दिल से बात आ रही है। उस शख्स ने अपना मेरा ख्याल है आखिरत भी खराब किया और लोगों के खिलाफ जो जुल्म जबर होता रहा है। पंजाब पुलिस एक पुलिस फोर्स नहीं रही है, वो पुलिस फोर्स से मर्सनरी फोर्स में डॉक्टर उस्मान और इस शख्स मोहसिन नकवी के किए हुए करतूत की वजह से बनी है। एक डिसिप्लिन फोर्स से इनडिसिप्लिन फोर्स बनी है। और सानिया भावन नगर वो इसी वजह से हुआ है कि वहां पे बगैर वारंट्स के एक घर में गए और वहां पे जिस वक्त उन्होंने रेड किया तो IG ने कहा और यहां के ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि जनाब यहां पे बगैर वारंट के रेड हुए। तो हमारे घरों में ये सारे यहां पे जो लोग हैं, यहाँ पे क्या पंजाब पुलिस फोर्स और बाकी पुलिस फोर्सेस आके हमारे घरों में गुलदस्ते लेके और वारंट फ्रेम करके आते थे? हम लोग पूछते हैं जनाब स्पीकर इन लोगों से, ये इस पुलिस फोर्स को मर्सनरी पुलिस फोर्स बनाने में ये लोग जिम्मेदार हैं। वी कंडेम दिस। और दूसरी अहम बात जनाब स्पीकर, यहाँ पे फ्री असेंबली होनी चाहिए, आपकी चेयर से रूलिंग आनी चाहिए। फ्री असेंबली यहाँ पे आइन का मैं फिर कोट कर लेता हूँ। और दूसरी अहम बात, भावल नगर में ये एग्जाम्पल बनती है कि जिस वक्त पुलिस फोर्स किसी घर में बगैर वारंट के जाए और पुलिस गर्दी करे तो 50-100 आदमी इकट्ठे करके तो उनकी धोबी पटकार या धोबी दुलाव और डड्डू परेड कराएं तो वो सुधर जाते हैं। क्या ये मैसेज उन्होंने दी है? जनाब स्पीकर, उस इंसिडेंट का मैं फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करता हूं, भावल नगर इंसिडेंट का, वहां पे आपकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आज के हवाले से और उसके सामने और जनाब स्पीकर, आज फिर मैं रिपीट करता हूं, पूरे पंजाब में रात से रेड शुरू है। वी कंडेम दैट, वी कंडेम दिस। ऑर्डर इन द हाउस, आप तशरीफ रखें अपनी सीटों पे। और इसका जनाब स्पीकर, वी कंडेम दिस। इमीडिएट ये पुलिस गर्दी खत्म हो। हम लोगों ने हमेशा पीसफुल असेंबली की है और ये चीज जो है काबिल कबूल नहीं है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी भी इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे आती है, यहाँ पे भी इस्लामाबाद में ये इस चीज से नहीं निकल सकते। इस्लामाबाद में भी पीसफुल रैलीज निकलेंगी, किसी किस्म की दफा 144 की जरूरत नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आखिरी दो बात करके फिर यहाँ पे बैठूंगा। बुशरा बीबी का केस, यहाँ पे जो उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, एक छोटे से कमरे में अडयाला जेल की अथॉरिटीज ने उनको महसूल करके बंद किया हुआ है
उनको मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी मर्जी की नहीं मिल रही, उनके स्कैन्स गवर्नमेंट अस्पताल में उनको मैनिपुलेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे और जो होते भी रहे। हमारी डिमांड है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि वो इद्दत केस में कभी प्रोसिक्यूटर इधर भागता है, गवर्नमेंट का वकील कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, बोगस केस है वो। और जनाब स्पीकर, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल स्कैन प्राइवेट अस्पताल से, शौकत खानम से और शौकत खानम के डॉक्टर से उनको मुहैया की जाए, क्योंकि हमें ये गवर्नमेंट के अस्पताल के डॉक्टर्स और इनके स्कैन्स पे बिल्कुल हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि ये मैनिपुलेट होते हैं। जिस तरह के प्लेटलेट्स नीचे से एजेंसीज ने उस वक्त भी मैनिपुलेट किए थे। जनाब वाला, मैं आखिर में आपसे ये रूलिंग एक बार फिर चाहूँगा, आपसे एक क्लियर कट रूलिंग आनी चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट को और यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दीवार से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे ठीक ठाक तादाद में मौजूद हैं, हम लोग मुहिब वतन लोग हैं। 3 करोड़ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दी है। ये हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पे आई है और ये ऐसी चीज़ें 2 मिनट में तब्दील हो जाती हैं। जनाब स्पीकर, जिंदगी का और हुकूमत चेंजेस का, मौत का कोई पता नहीं लगता, वक्त आने जाने में कोई चीज़ नहीं। जनाब स्पीकर, मैं इसीलिए आपका गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आपकी क्लियर कट फॉर डेमोक्रेसी ये रूलिंग जो है ये क्लियर कट है। अभी जमशेद दस्ती साहब ने बात की थी, यहाँ ये जमशेद दस्ती साहब यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ साथी सारे पंजाब के मौजूद हैं। उनके हलकों में अभी ये जब जाएंगे तो इनके पीछे जनाब स्पीकर अरेस्ट के लिए पुलिस तैयार होगी। लिहाजा डिग्निटी ऑफ द हाउस आपने प्रोटेक्ट करना है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया। ये डॉक्टर निघल शकील साहब है। थैंक यू सर। सर, आज का दिन बड़ा मुबारक है। सर, आपने मुझे मौका दिया है, शुक्रिया। मैं इंटीरियर मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और बड़ा मुबारक दिन है कि आज ये हमारे पास हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं और हम सब ने इनसे बात की है। मैं कराची के हवाले से ही कल बात करना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि ये मौजूद नहीं थे तो हम बहुत सारी बातें नहीं कर सके। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि कराची के हवाले से जो आए दिन की बिगड़ती हुई सूरत हाल है उस पर कैसे काबू पाया जाएगा। कल भी हमारी जो कॉल अटेंशन थी वो सर किल कर दी गई थी, उसमें बीच बीच में लोगों को बोलने का मौका दिया गया था जिसकी वजह से हमारा वो इम्पैक्ट ही नहीं आया था। तो सर, मैं बार बार यही गुजारिश करूंगी कि कराची में जो नौजवानों का कत्ल हो रहा है छोटे छोटे स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग पे और पैसों की वजह से, तो काइंडली हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि वो इसको विफाक के तरफ से इंटरवीन करें, क्योंकि सूबाई हुकूमत हमारी नहीं इस पर काबू पा सक रही है। हमारी सूबाई पुलिस भी फेल हो गई है। सर, और कितने हमारे नौजवान इस चक्कर में अपनी जान गंवाएंगे, तब हमारे हुकूमत को होश आएगा। तो सर, मेरी आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि प्लीज़ कराची जो आपका एक माशी हब है, जो आपको कमा के देता है, अगर वो डिस्टर्ब, आप देखें ना, इस एक बुरी सी सूरत हाल की वजह से कराची से सारा बिजनेस जा रहा है, कराची से चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं। एक तो इलेक्ट्रिक वालों ने इतना परेशान किया हुआ है, गैस वहाँ पे नहीं आती है, लेकिन बिल्स इतने बड़े बड़े आते हैं। सर, आप वहाँ पे देखिए, कहीं कहीं 12-12 घंटे की जो लोड शेडिंग होती है, उसके बावजूद वहाँ पे बिल जो है 25,000, 40,000, ये एक आम आदमी की पहुँच से तो बहुत दूर है। जिसकी 25,000 कमाई है वो किस तरह इतने बड़े बड़े बिल्स पे करेगा। तो सर, कराची की हालत इस वक्त ऐसी है जिस पर आप सबको मिलकर तवज्जो देनी होगी। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरी बात पे ये वो डेस्क पीट रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सर, मेरी आपसे गुजारिश है कि कराची को इम्पोर्टेंस दीजिए। कराची आपकी शहरग है। अगर आपका शहर कराची स्टेबल होगा तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल होगी। सर, शुक्रिया। बार सर, बस एक छोटी, वो नए मेंबर साहब आए हैं, उनसे हलफ लेना है, तो
जी, अब आप नए मेंबर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी सीट पे खड़े हो जाएं और हलफ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं फैसल अमीन खान सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ। सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ। मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। हामी और वफादार रहूँगा। कि बहैसियत रुकन कौमी असम्बली कि बहैसियत रुकन कौमी असम्बली मैं अपने फ़राइज़ व कार मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामिया नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आइए और ये जी ये अभी कॉलिंग अटेंशन नोटिस ले लेते हैं। आइटम नंबर 4 ये जुमे का टाइम है, फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, तो ये ले लेते हैं। डॉक्टर नफीसा शाह, ये कॉलिंग अटेंशन हो जाए फिर आपको देते हैं। हाजिर। I would like to invite the attention of the Minister for Communications to a matter of urgent public importance regarding failure to repair old national highway devastated by the floods, causing grave concern among the public. Minister Communication. ये इसका हमने जवाब जो है वो दिया है। गुजारिश मेरी ये है जी कि ये इसका रूट जो है वो दूसरा बन चुका है, लेकिन इस रूट के लिए जो हमारी फाजिल मेंबर ने करा है, इसके लिए तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ की जो है वो एनुअल मेंटेनेंस प्लान 2023 और 24 में अप्रूव हो गया है। फाइनेंशियल बिड्स जो है वो 24 अप्रैल को खोली गई हैं और मैं अपनी फाजिल मेंबर को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस महीने के अंदर इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। इसकी कंप्लीशन डेट जो है वो दिसंबर 2024। जी नफीसा शाह साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन।
Speaker Saab, I want to thank the Minister for this encouraging answer. लेकिन मिनिस्टर साहब तो अब आए हैं, लेकिन मैं उनको बताती चलूँ स्पीकर साहब कि ये गुज़िश्ता जब से 2022 का फ्लड आया है तो ये पूरा के पूरा रोड आप उससे वाकिफ़ हैं कि ये लेफ़्ट बैंक को लिंक करता है। ये पुराना नेशनल हाईवे है, जब बाईपास बना 2000s में, अर्ली 2000s में, तो फिर ये बेचारा रोड जो है ये किसी भी खाते में नहीं रहा, इसको कोई ओन नहीं करता था और कभी इसका रिपेयर नहीं हुआ। लेकिन जब फ्लड्स आए तो ये मुकम्मल तौर पे ये रोड जो मेरे हलके से गुजरता है और 4 तहसीलें और फिर नवाबशाह और मीरपुर ख़ास और ये पूरी लेफ़्ट बैंक को लिंक करता है, ये मुकम्मल तौर पे तबाह हुआ। जब वज़ीर आज़म आए तो मैंने उनको एक दरख्वास्त दी कि खुदा के वास्ते ये यहाँ पर लोग रहते हैं लाखों की तादाद में, यहाँ एग्रीकल्चर से मुंसलिक है, ये रोड मेन आर्टरी है, इसको रिपेयर किया जाए। उसके बाद कई दरख्वास्तों के बाद ये फाइनली अप्रूव हुआ पिछले दौरे हुकूमत में, लेकिन उस वक्त से आज 1.5 साल होने को है और जो जवाब वज़ीर साहब ने दिया है ये जवाब वहाँ के चेयरमैन NHA से कहें तो वो भी ये कहता है कि टेंडर हो चुका है, 15 दिन में शुरू होगा। फिर आप लोकल NHA से कहें, वो कहेंगे टेंडर हो चुका है, 15 दिन में शुरू होगा। ये 100 दफ़ा मैंने फ़ोन कॉल्स किए, 3 दफ़ा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 3 दफ़ा बिड ओपन हुई है और 3 दफ़ा ये कैंसिल हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि पहले ही हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो फ्लड से सताए हुए हैं, लाखों की तादाद में उनके घर तबाह हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, स्कूल तबाह हुए हैं और ये है कि ये मेन शारा ये बन नहीं पाती और ये जवाब मैं बार बार मुझे सुनने को मिलता है। तो आई नीड एन एश्योरेंस कि ये वाकई होगा ये, या फिर 15 दिन के बाद ये फिर एक जवाब आएगा कि ये 15 दिन के बाद बनेगा। और ये तो ये स्पीकर साहब, आई रियली वांट कि आप इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी कमेटी के एजेंडा में रखें। दूसरी बात मैं ये बताऊं, मिनिस्टर साहब मेरी एक अटेंशन, एंड दिस इज़ फॉर द होल हाउस ऑल्सो, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस की वेबसाइट पर चले जाएं तो वहाँ एक क्लियरली नॉर्थ साउथ अपार्थाइड नज़र आता है जनाब स्पीकर, एंड आई एम यूजिंग दिस वर्ड अपार्थाइड वेरी कॉन्शियसली। अपार्थाइड जो है वो एक हिस्टोरिकल टर्म है साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पर स्याह फार्म जो कौम थी उनको इस्तेसाल किया जाता था स्ट्रक्चर्ड तरीके से। यहाँ पर साउथ नॉर्थ साउथ इंफ्रास्ट्रक्चर अपार्थाइड है। आप जैसे ही सरहदें पार करते हैं बड़े सूबों की छोटे सूबों की तरफ तो आपको लगता है कि किसी आप और दुनिया में आ गए। ये मुल्क सेम नहीं लगता। जनाब स्पीकर, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रेलवे हो वो तबाह, वो नेशनल हाईवे हो वो तबाह। तो वफाक को खुदा के वास्ते आप सिंध की तरफ ध्यान दें, पहले ही हम फ्लड से सताए हुए हैं और वज़ीर साहब आ गए हैं। मैं उनकी एश्योरेंस चाहती हूँ कि वो पर्सनली इसको मॉनिटर करेंगे और इसको हमें ऐसे रिपेयर करेंगे जैसे यहाँ 2 लेन शारा होती है, उसको 3 लेन 2 साल में बनाया जाता है, फिर 4 लेन में बनाया जाता है, फिर 5 लेन की शारा इधर हो जाती है। और हमारे लोग जो हैं वो यकीन करें, दिस रोड हैज़ caused massive economic loss, massive suffering to the people. शुक्रिया जी। मिनिस्टर साहब जी, हमारी बहन ने जो निशानदेही की है मैं इनको बिल्कुल एश्योर कराता हूँ। ना सिर्फ ये कि मैं इसको ख़ुद भी मॉनिटर करूँगा बल्कि मैं आपके पास आऊँगा वहाँ पे जिस दिन ये काम शुरू हो जाता और आके ख़ुद भी देखूँगा, उसकी क्वालिटी भी चेक करूँगा। और दूसरा जो मेरी बहन ने बात की है, मेरे पास प्रायोरिटी में जो काम है उसमें बहन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दैट इज़ द मोटरवे बिटवीन सक्खर एंड हैदराबाद। और मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ा जो है वो हमारी प्रायोरिटी होगी। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा, एक ये और दूसरी एक शाहरा जो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मेरे ख्याल में हमें बनानी चाहिए, वो जो हमारी नॉर्थ में जा रही है। अब जो मोटरवे बनी है उससे लेके और बाबू सर टॉप के एक टनल बनाते हुए हमने इसको कनेक्ट करना है। आई थिंक दैट कैन ऑल्सो बी अ गेम चेंजर फॉर गिलगित बल्तिस्तान। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इन दोनों को मैं प्रायोरिटी पे हल कराएंगे इंशाल्लाह।
Saiba to ask one question. Not present. Mehtab Akbar Rashidi Saiba. नाज बलोच साहबा हैं तो खड़े हो जाए ना जी। जी नाज बलोच साहबा का माइक खोलें। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज बलोच साहिबा। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं मेरे दो सवालात करूंगी मैं। एक तो जो इम्पोर्टेंट मसला है वो हमारा जामशोरो टू सेवन जो रोड है, इसमें अक्सर और बेशतर हादसात होते रहते हैं। स्पेशली गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने देखा कि बस हादसा हुआ, 7 से 8 लोगों की कीमती जानों का नुकसान हुआ। ये आए दिन का सिलसिला है और इस मसले को बार बार हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी उठाया है और चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी बार बार इस इशू को हाईलाइट किया है कि इसका काम जल्दी से और तेज़ी से स्पीड के साथ ये काम जो है ये हो ताकि कीमती जानों का नुकसान ना हो। तो मैं मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनसे पूछना चाहूँगी कि इस काम में इसकी कंप्लीशन कब तक होगी, ये काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा। और दूसरा एक सवाल है वो नौशेरो फिरोज़ सिटी और पटीदिन का जो इंटरचेंज है उसके हवाले से है। और इस सवाल को हमारे ऑनरेबल जो मेंबर हैं यहाँ के नौशेरो फिरोज़ के जुल्फ़िकार बेहर साहब, उन्होंने भी इस इशू को उठाया, लेकिन आज तक उनको इस पर कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला और इससे आवाम को बहुत दुश्वारी है। थैंक यू। मिनिस्टर साहब। बात की निशानदेही की है। मेरे पास चूँकि इसकी कोई डिटेल्स नहीं थी तो मैं उनसे डिटेल्स ले लेता और इंशाल्लाह मैं उनको उसकी पूरी जो तफसील है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा। जी शुक्रिया। मेहताब अकबर राशिदी साहिबा। बहुत शुक्रिया। क्योंकि मिनिस्टर साहब तैयार होकर तो नहीं आए क्योंकि उनको नहीं मालूम कि उनसे क्या पूछा जाएगा, तो मैं सिर्फ यहाँ ये अर्ज़ करूँगी कि हम आपको दावत देते हैं कि आप ज़रा बाय रोड तशरीफ़ लाइए और सिंध के हुदूद में दाखिल हो जाएं। रहीम यार ख़ान से आगे जब आप जाएंगे तो आपकी गाड़ी लड़खड़ाएगी, हिचकोले खाएगी और आप जाग जाएंगे और आप कहेंगे मैं कहाँ आ गया हूँ। पता चलेगा कि पंजाब की सरहदें ख़त्म हुई हैं, सिंध की सरहदें शुरू हुई हैं। ये आलम है हमारे हाईवेज़ का, जहाँ बहुत सारी बातें हुई हैं। नफीसा शाह साहिबा ने और नाज बलोच ने भी कहा और मिनिस्टर साहब ने
एतराफ़ भी किया कि ये तमाम चीज़ों का ख्याल भी रखेंगे। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि कोटरी से सेवन तक का जो रास्ता है वो कोई 7-8 ये हादसात नहीं हुए हैं, बेशुमार हुए हैं। 6 से 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो जो ड्यूअल रोल है वो बन के नहीं देता है। आप कोटरी से ठट्टा वाला रास्ता अख्तियार करें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी मुश्किलों से गाड़ियाँ वहाँ से गुज़रती हैं कि सिंगल रोड है। इसी तरह से जिसको आप मोटरवे कहते हैं, वो कराची और हैदराबाद वाला, मेरा ख्याल है कि जब आप वहाँ से भी गुज़रेंगे तो आप कहेंगे कि मोटरवे की डेफिनेशन चेंज कर देनी चाहिए। तो ये सब कुछ कहने के बाद मेरा सवाल ये होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही थी नफीसा शाह साहिबा ने कि जो अपार्थाइड वाला जो एक हमें तासुर मिलता है उसको प्लीज़ ख़त्म कीजिए। और मुझे फिर आप ये बताइएगा कि डिटेल्स जो हैं हमारे कि रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ दीज हाईवेज़ इन कंपैरिजन टू दी अदर प्रोविंसेस, हमें पता चल जाएगा कि हमारे तरफ आपकी नज़र करम कितनी है और दूसरे सूबों में। सब सूबे हमारे हैं, लेकिन जो शाहराहें मिलाती हैं, जोड़ती हैं, कराची से लेके ऊपर तक आप चले जाते हैं, अगर बीच के हिस्से इतने ख़राब हैं, रिपेयर नहीं हो रही, मेंटेनेंस नहीं हो रही, ज़रूरी नहीं समझा जाता, तो मेरा ये ख्याल है कि अब ये वक्त आ गया है कि हमें बताया जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अदर प्रोविंसेस जहाँ मेंटेनेंस और रिपेयर के पैसे दिए जाते हैं या कंस्ट्रक्शन होती है, और सिंध की तरफ कितनी नज़र इनायत है, ये फरमा दीजिए। शुक्रिया। मिनिस्टर साहब। फाजल मेंबर ने पूछा है, मैं उनकी खिदमत में ये पहले भी अपनी इससे पहले जो क्वेश्चन था उस पर भी कहा था। मैंने जो जाते साथ ही सबसे पहली मीटिंग की थी उसमें अपनी 3 प्रायोरिटीज़ बनाई थी जी, और उसमें से नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो दैट इज़ इन सिंध बिटवीन सक्खर एंड हैदराबाद। तो इसलिए मैं उनको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, और जो उन्होंने कंपैरिजन मांगा है कि जो आपका ख़र्चा होता है ऑफ रोड मेंटेनेंस, वो कंपैरिजन दें जो पंजाब में होता है और जो सिंध में होता है और जो केपी और बलूचिस्तान में होता है। तो मैं इनको पूरी तरीके से उसको कंपैरिजन को बना के इनको पेश भी करूँगा। अगर ये कहेंगी तो मैं आके असेंबली के फ्लोर पे भी पेश करूँगा। शुक्रिया। ये नज़ीर अहमद बुगियो साहब, इसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब। यहाँ कल डिसाइड हुआ था कि कल जो फूड सिक्योरिटी के मुतालिक यहाँ पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स हुए थे, तो आज मिनिस्टर साहब जो है 12 बजे हम सबसे मिलेंगे जिनको ग्रीवेंसेस है, और वो मीटिंग का अरेंज हुआ था। स्पीकर साहब ने भी ऐलान किया था, आपने भी। आज सुबह भी स्पीकर साहब ने ऐलान किया कि हम 12 बजे मीटिंग रखेंगे, मगर अभी हमने जब मालूमात की तो पहले तो ऑफिस खुला होता था, स्टाफ नहीं होता था, अब ऑफिस को भी ताला लगा हुआ है, वो भी इतना बड़ा। तो आप बताएं कि हमारे जो इस हाउस के मेंबर है, हमारे जो मिनिस्टर है, जब वो इतना सीरियस नहीं लेते तो हम अफसरों को क्या बोले या किसी और को क्या बोले, आप बताएं। हम इसीलिए यहाँ बैठे थे, 12 बजे मीटिंग होगी तो हम पॉइंट आ गया, तशरीफ रखें। तारिक फजल चौधरी साहब, ये कल हमें ये बावर कराया गया था कि मिनिस्टर एग्रीकल्चर इधर आएंगे, 12:30 बजे हाउस में बैठेंगे अपने चेंबर में, और हमारे ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं उनको इश्यूज़ को वो सुनेंगे और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मगर अभी तक नहीं आए। अभी जुमे का टाइम होने वाला है। आई एम श्योर ही हैज़ एक्सप्लेनेशन। उनको बोलिए प्लीज़ मंडे को, अगर वो अब नहीं आ सके तो मंडे को वो लाजमी आएँ, और मंडे को जो है वो 4 बजे सेशन होगा, उससे पहले कोई टाइम दे दें और फिर हम उसको अनाउंस करके मेंबर्स साहिबान को बता देंगे। आज सर अभी इस वक्त कैबिनेट मीटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से आज जो मिनिस्टर्स थे उनकी हाज़िरी यहाँ पे नहीं हो सकी। तो विल मेक श्योर कि कैबिनेट मीटिंग जो है वो जिस वक्त ऐवान की सेशन हो रहा हो, इजलास हो रहा हो, उस वक्त ना रखी जाए। और दूसरी प्रपोजल हमने ये दी है कि अगर कैबिनेट मीटिंग होनी भी है तो यहाँ किसी कमेटी रूम, जैसे कमेटी रूम नंबर 2 है, यहाँ पे रखी जाए ताकि मिनिस्टर्स इजलास अटेंड कर सकें। तो मंडे को सर इंशाल्लाह विल मेक श्योर। चलें, शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर साहब। जी, थैंक यू डिप्टी स्पीकर, थैंक यू डिप्टी स्पीकर।
मैं एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेस करना चाह रहा था जनाब स्पीकर। ये एक्चुअली कल हुआ है। आर्टिकल 17 गारंटी करता है और राइट ऑफ एसोसिएशन का, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जितने लोग होते हैं वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना फाउंडिंग डे ज़रूर मनाते हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 28th फाउंडिंग डे था, यौम तासीस, जो आप भी बड़ा मनाते रहें। और यौम तासीस के मौके पे मैंने भी एक फंक्शन में जाना था KPK हाउस के बाद, और ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, आदो ये आज पूरी दुनिया के नॉलेज में, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की वाहिद फेडरेटिंग पार्टी है जो सारे सूबों में मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बाय ऑल मीन्स 70% पॉलिटिकली पॉपुलर पार्टी है इस मुल्क की, और सारे सूबों में उसकी नुमाइंदगी। इसके बावजूद कि हमारा फंक्शन आईन और कानून के मुताबिक होना था, आर्टिकल 17 प्रोवाइड करता है, इलेक्शन एक्ट प्रोवाइड करता है कि आप ये फंक्शन कर सकते हैं। मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ जब मैं इवन रास्ते पे जा रहा था, तो जहां हमारा फंक्शन होना था, जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर अगर आप तवज्जो फरमाएं, जनाब स्पीकर, जहां हमारा जाना हुआ, इस वक्त गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ, पर इसलिए मैं चाह रहा था कि इनके नोटिस में पहले गोश गुजार करवा दूं। हमारे वहां से स्पीकर उठाए गए, हमारे सोफों को उठाया गया, हमारे चेयर्स को उठाया गया, हमारे सिंपल को उठाया गया, हमारी तस्वीरों को उठाए गए। हमें फंक्शन अरेंज करना नहीं पड़ा और हमें वेन्यू चेंज करना पड़ा, और हमें एक मार्की में जाना पड़ा, और वहां से हमारा केक, जो कि रूटीन में पार्टी का केक जिस पे हमारे लीडर का लगा हुआ था, और इवन इस वक्त ऑफिशियल गैलरी में भी कोई ऑफिशियल गैलरी में भी नहीं बैठा हुआ कि इसको नोट कर ले, जो हमारा केक है वो भी पुलिस उठा के लेके गए। ये सारा इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। इनको एक ऐसा फोबिया हुआ है, इन्होंने जिस तरीके से 5 दिनों में 3 कन्विक्शनें करवाई थी कि अवाम इमरान खान साहब को भूल जाएंगे, लेकिन अवाम भूलते नहीं है उसको, वो दिन हम मनाएंगे। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो आप रूल 17(2) पे मबजूल करवाता है, जो असम्बली के रूल्स है। हम आपके सामने हमेशा से साहब जुम्मे का टाइम होने वाला है, आपके बस एक कुलीग्स भी कुछ बोलना चाह रहे थे, साहिबजादा साहब बोलना चाह रहे हैं, मस्ती खेल साहब बोलना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, आई ऑलवेज टेक अबाउट अ मिनट, दैट्स इट, अबाउट अ मिनट। देखिए, रूल 17 में ये जरूर लिखा हुआ है कि जब हम आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिखाते हैं, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मीन्स नथिंग अनलेस उस पर आपकी रूलिंग आ जाए। हमने जितने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए वो लॉ और कानून के मुताबिक उठाए। जिस तरीके से हमारे साथ कल ज्यादती हुई है, लेकिन चेयर की तरफ से उस पर कोई रूलिंग नहीं आती। आप डायरेक्शन उसकी वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है, और हर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप रूलिंग देते जाएंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, रिकॉर्ड का हिस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप रूलिंग उस पे ना आए। उनसे पूछ ले कि क्यों हमारे सोफे उठाए गए, क्यों हमारा केक उठाया गया, क्यों हमें वेन्यू चेंज करना पड़ा। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। This house is adjourned to meet again on Monday, the 29th April 2024 at 4 p.m.